अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आप विनायक का नाम तो नहीं बदलेंगी ना? इतना पुराना और बुड्ढो जैसा नाम कौन रखता है? एमडी, तुमने क्यों इतना ओल्ड फैशन सा नाम रखा हमारे बेटे का? हमने ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने पे ही तो विनायक का नाम रखा गया था। तुमने ही तो कहा था यही कि तुम बच्चे का नाम विनायक रखना चाहती हो। और तुमने गणेश जी के सामने ही मन्नत मांगी थी, इसलिए तो नाम विनायक रखा गया। 1 साल पुरानी बात मुझे तो याद ही नहीं है। मैं ना थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ। मेरा सर भी दर्द हो रहा है। हम कमरे में जा सकते हैं? ठीक है, चलो। और आराधना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि दामिनी की तबीयत कैसी है, तो बेहतर ये होगा कि ऐसे वैसे सवाल ना पूछो। माफ कीजिएगा साहब जी, मुझसे गलती हो गई। कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूं, कैसे पता करूं? चीची, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये जेठानी जी 6 महीने तक कोमा में थी और 6 महीने तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तो फिर 6 महीने कर क्या रही थी? क्या चल रहा था इनकी लाइफ में? क्या चल रहा होगा? बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी होगी ना। पर जीजी, बीमारी में इंसान इतना बदल जाता है क्या? अरे इनमें तो जेठानी जी वाले कोई गुण ही नहीं है। हाँ वो तो है, पर डिम्पल तुम भी वही थी ना जब डॉक्टर हमसे कह रहे थे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दवाइयाँ खा रही है, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही है। कुछ वक्त के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाइयाँ खा के इंसान की पर्सनालिटी इतनी चेंज हो जाती है क्या? अब आप तो इतनी स्मार्ट हैं, आप तो आलू भी देखभाल के सोच समझ के परख के खरीदती हैं। तो ये जेठानी जी 2.0 आपने बिना किसी सॉलिड प्रूफ के यूं ही घर में रख ली? आप क्या प्रूफ देखना? उसकी बातों से यही लगता है कि वो सब कुछ जानती है। माधव भी यही कह रहा ना कि वो दामिनी है, तो हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? 20 साल पुराना उनका रिश्ता है। अगर माधव ये कह रहा है कि वो दामिनी है, तो वो दामिनी ही होगी। जी कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैंने जानबूझकर दामिनी जी से टेबल पर जो कुछ भी सवाल किए, उनसे इतना तो साबित हो चुका है कि ना ही ये करजत में थी और ना ही इन्हें करजत के बारे में कुछ भी पता है। मैं चाहकर भी साहब जी को तो ये बात बता नहीं सकती क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर ये सच में दामिनी जी ही है तो फिर वो झूठ क्यों बोलेंगी? और अगर नहीं तो फिर ये है कौन और यहाँ करने क्या आई है? आपके लिए ये कोई चिट्ठी छोड़कर गया है। मेरे लिए? जी। ठीक है। मला माहिती आहे विलासरावने काहीही केले नाही. तुम्ही विलासराव असल्याचा आव आणून इथे आलात. तुम्ही खोटं बोलतात. विलासराव का बहाना बनाकर तुम यहाँ आई हूँ, पर तुम्हारा राज मेरे पास सेफ है. अपना शुभ चिंतक समझो मुझे और इसे एक चेतावनी. तुम्हारी जिंदगी में कुछ सही नहीं होने वाला. बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. कोई नहीं बचेगा. हो सके तो बचा लो अपने परिवार को. पर इसका मतलब क्या है? कहीं ये साहब जी और मेरे विनायक पर कोई खतरा तो नहीं? यस मिस्टर अग्रवाल जी।
क्या हुआ आराधना? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? साहब जी वो चाकू से आप देखिए। अरे उस चाकू से क्या? इससे क्या? दामिनी चाकू इसलिए लेके आई क्योंकि मैंने मंगाया था, मुझे फ्रूट कट करने थे और कुछ नहीं। आराधना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है और पिछले कुछ दिनों में वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और दूसरों को भी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, मतलब सब कुछ ठीक है। ये चिट्ठी ये आपने भेजी थी ना मुझे? क्यों भेजी है? करना क्या चाह रही हैं आप और आपका इरादा क्या, आप बताइए मुझे अब। कौन सी चिट्ठी, कौन सा इरादा? एमडी, ये लड़की क्या कह रही है? क्या किया है मैंने? क्या कहना चाहती हो आराधना? इस चिट्ठी में क्या है? आप खुद देख लीजिए। खाली पेपर है, कुछ नहीं लिखा है इस पर। एमडी, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, दवाइयां मैं ले रही हूं, पर लगता है कि दिमागी हालत तो इसकी ठीक नहीं है। मुझे ना लगता है कि विलास राव के हमले के बाद बेचारी बहुत स्ट्रेस में आ गई है। आराधना, मैं जानता हूं तुम टेंशन में हो। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम फिक्र मत करो, यू नीड टू रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया ना, वादा किया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आराधना कि विलास को मैं पकड़ लूंगा। सो रिलैक्स, सब ठीक होगा, तुम सेफ हो। चलो जाओ, आराम करो प्लीज। भैया, दीदी और डिंपल तो चले गए, हम भी चलते हैं भैया। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में अगर देरी होगी भैया तो सबको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ना किशन, दामिनी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। मैं सोच रहा था मैं भी उसके साथ यहीं रहूं। तुम जा। भैया, उस मंदिर की स्थापना हमारे परिवार ने की थी। हर साल स्थापना दिवस की आरती आप खुद अपने हाथों से करते हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा भैया। ठीक है, चलो जा। वैसे पंडित जी कितने बजे आ रहे? एक सेकंड। आराधना जी, हम अपने कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं। वहां पे हमने पूजा रखी है, पूरा परिवार भी गया। तुम भी चलो। माधव जी, आरती का समय हो गया, चलिए आरती शुरू करते हैं। देख रहे हैं, एक तरफ जेठानी जी घर वाली है और दूसरी तरफ आराधना बाहर वाली। असली मजे तो आपके भैया के हैं। अभी भी कुछ भी बोलती हो यार तुम। सिचुएशन तो देख लिया करो। मंदिर में खड़ी हो तुम। अरे सही बात कहने के लिए जगह देखी जाती है क्या? अरे अभी तो एंटरटेनमेंट बाकी है। अभी तो लोगों को पता चलने दो कि पहली बीवी वापस आ गई है, तब शुरू होगा असली तमाशा।
आदाब भाभी जी, नमस्ते। भाभी जी लेकिन एक बात कहूं, मुझे आपके लिए ना बड़ा बुरा लग रहा है सच्ची। देखिए ना, पत्नी होकर भी आपको पत्नी का हक ही नहीं मिल रहा है। अरे दामिनी भाभी तो हर साल माधव के साथ वहां खड़े होकर आरती करती थी। देखिए ना कैसे आपको यहाँ परायों की तरह पीछे खड़ा कर रखा है। हाँ, पता लगा कि दामिनी भाभी वापस आ गई है। भाई पहली पत्नी के सामने दूसरी पत्नी को उसका हक देने की हिम्मत हर किसी में थोड़ी ना होती है। और वैसे भी हालात बड़े जालिम होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं भाई। पता ही नहीं चलता कि किस पत्नी को कौन सा दर्जा दिया जाए। ऐसे में आदमी फंस जाता है भाभी जी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रे रे रे, नहीं 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 भाभी जी, आप ना अपनी तकलीफ मुझसे तो मत छुपाइए। मतलब आपके घर का ही तो हूं। और वैसे भी दो दो पत्नियां संभालने की एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा किसको है भाई। क्या कर रहे हो? अरे साले साहब, ये भी कोई बात हुई? पूजा के लिए आए हैं भाई। भले ही आप हमें अपने परिवार का सदस्य ना मानते हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए आज भी मैं इस घर का दामाद हूं और इस शहर के XMLA। तो इसलिए आज भी इस शहर में जो भी महत्वपूर्ण पूजा या सम्मेलन होता है उसमें हमें बुलाया ही जाता है। लगता है भाभी जी आपको मेरे बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं है। हम समाज सेवक हैं, इसलिए अगर आप कहीं भी कभी भी फंसे ना तो हमें बुला लीजिए। आपका ये नंदो यूं यूं फटाक से आपके सामने हाजिर हो जाए। फिलहाल अपनी हाजिरी कहीं और जाके दो। और माधव, इसे इग्नोर करो। लोग यहाँ आए हैं, तमाशा खड़ा मत करो। शिवानी भी यहाँ है। हम नहीं चाहते तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। बोलो दामिनी। MD, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप प्लीज जल्दी घर आ जाए। मैं अभी आ रहा हूं। अरे रे 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 भाभी जी, लगता है इसकी पहली पत्नी का फोन आ गया। हाँ, इसीलिए तो देखो कैसे बिना बताए भाग गया है। हाँ, सच ही तो है ना भाभी जी, पहली पत्नी की तरफ पति का हमेशा झुकाव होता ही है। भाभी जी दामिनी, सॉरी MD, मैंने ना झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ बुला लिया। पर क्या करूं, कब से हम दोनों ने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। जब से वापस आई हूँ एक बार तुम्हारा चेहरा भी ठीक से देखने को नहीं मिला। इतना मिस कर रही थी तुम्हें कि आज जब देखा कि हम अकेले हैं तो सोचा इसका फायदा उठा लो। कैसी बातें कर रही हो तुम दामिनी? मैं पूजा से भाग कर आया हूं। पूरा परिवार है वहां पर पंडाल में। मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा बीमार ही रहूं? जब देखो वही सोचते रहते हो। वैसा कुछ नहीं।
जब से वापस आई हूँ, तुम्हें देखा है, अपने बेटे को देखा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस एक ही चीज है जो मुझे बेचैन कर रही है। आप समझ रहे हैं ना? नो इफ्स एंड नो बट्स। अब बस वही होगा जो मैं चाहती हूँ। घर की सारी टेंशन, मेरी बीमारी, वो लड़की, इन सब ने हमें बहुत दूर रखा है। पर अब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हो तुम? पर मेरे एमडी मेरे होंगे ना, तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। दामिनी, देखो, हम घर पे अकेले हैं, विनायक सो रहा है, अब ये रात सिर्फ हमारी। मेरे वाले एमडी ना मेरे वापस आने के बाद एक पल भी मुझे नहीं छोड़ते। ये एमडी थोड़ा बदल गया है। देखो दामिनी, सुनो मेरी बात सुनो। भाभी जी परेशान लग रही हैं या उदास हैं? या अकेलापन है? जी मेरा मतलब, जब पति नहीं होता है तो पत्नियां अकेली रह जाती है ना। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको कोई अकेला छोड़ेगा। सब आपके साथ ही हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको कभी अकेलापन फील ही नहीं होने देंगे। देखिए, कुछ लोग तो यहाँ आए ही आपके लिए हैं। मतलब देखिए ना, इस परिवार के हम मेंबर होके भी बाहर वाले ही हैं। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दें। ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी सोच लीजिए, यही हूं मैं। यहाँ समय बर्बाद मत करो, फौरन घर जाओ। आज दामिनी नहीं रुकेगी, माधव को अपना बनाकर रहेगी वो। खतरा बढ़ता जा रहा है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, हटिए। तो ठीक है? You okay? क्या हो गया आराधना? क्या कर रही थी तुम? ये क्या बदतमीजी है? आज सुबह से ही ऐसा कर रही है एमडी। देखा था ना कैसे सुबह हमारे कमरे में घुसकर मेरे हाथ से चाकू छीन लिया और वो खाली चिट्ठी दिखाकर पता नहीं कैसे कैसे सवाल कर रही थी। ये समझती हो अपने आप को? एमडी ने तुमसे नाम की शादी क्या कर ली? तुम उस पर अपना हक जमाना चाहती हो। पहली बार एक्सीडेंट में नहीं मरी तो इस बार मेरी जान लेकर मुझे सच में एमडी से दूर करना चाहती हो? सच बताओ, तुमने जानबूझकर धक्का दिया था ना मुझे, ताकि मैं इस आग में जलकर मर जाऊं, तो मुझे एमडी से दूर कर दो? दामिनी, दामिनी, calm down.
रिलैक्स। मैं शायद नहीं होंगी एमडी। ये लड़की ना अपनी हदें पार कर रही है। जरा सी इंसानियत दिखाकर हमने इसे घर में रहने की परमिशन क्या दे दी तो सर पर ही चढ़ गई। सच पूछो तो मुझे लगता है ना इसने बहाना बनाया है इस विलास राव का। मुझे लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं। ये इस घर से जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया कि विलास इसके पीछे पड़ा है। नहीं, विलास सच में ही। रियली एमडी, आप इसे डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, रिलैक्स। रहने दीजिए आप। ये लड़की इतनी चालाक है, लेकिन तुम इतने भोले हो ना कि तुम्हें इसकी चालाकियां समझ में ही नहीं आ रही है। ये चाहती ही नहीं थी कि मैं इस घर में वापस लौटूं। इसने तुमसे शादी की और ये दौलत और रईसी सब अपना करना चाहती थी, लेकिन मेरे वापस आ जाने से इसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। तब से ये कोशिश कर रही है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। इसीलिए ये मुझे झूठा साबित कर रही है, मुझे नुकसान पहुंचा रही है, आपकी आंखों में मुझे गिरा रही है ताकि आप मुझसे नफरत करें और इसे अपना लें। इसलिए जब देखो बेधड़क हमारे कमरे में घुस आती है, बदतमीज करने, ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। दामिनी, रिलैक्स। क्या बोल रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? ये तो तुम बताओगे आराधना। अचानक यूं हमारे कमरे में आ जाना, दामिनी को धक्का देना इस तरह क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है साहब जी। मैं आपको इनसे बचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये असली दामिनी जी नहीं है। ये कोई बहरूपिया है। ये तो तुम बताओगे आराधना। अचानक यूं हमारे कमरे में आ जाना, दामिनी को धक्का देना इस तरह क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है साहब जी। मैं आपको इनसे बचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये असली दामिनी जी नहीं है। ये कोई बहरूपिया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? अगर ये सच में आपकी पत्नी होती ना तो मैं ऐसा कुछ कहती ही नहीं। लेकिन ये आपकी दामिनी जी नहीं है। इनका व्यवहार बिल्कुल भी नहीं मिलता है दामिनी जी से। इन्हें इतना तक नहीं याद है कि इन्होंने अपने बेटे का नाम विनायक रखा था। साल भर कर्जत में रही हैं और इन्हें अष्टविनायक मंदिर का नाम नहीं पता। ऊपर से मुझे अनजान नाम से चिट्ठी लिखकर कहती हैं कि आपको कौन सी चिट्ठी? वो चिट्ठी जो तुमने सुबह दी थी, जिसके ऊपर सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा था, तुम्हें ही नजर आ रहा था कि क्या लिखा हो, कि खाली पन्ना था। ऐसा नहीं था। अरे डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें पता है? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि दामिनी को पार्शियल एमनीशिया है। इसी वजह से उसको 2-3 साल की बातें याद नहीं है। और ये नहीं याद है कि उसने ही विनायक का नाम रखा था, और ये भी नहीं याद कि कर्जत में अष्टविनायक मंदिर है। तो कोई पहाड़ टूट पड़ा? आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच बोल रही हूँ। वो डॉक्टर ने क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। दामिनी, तुम इधर आओ, इधर बैठो, आराम से बैठो। कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? क्या आराम से बैठो एमडी? सुबह से देखो ना ये लड़की मुझ पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। मेरी बीमारी की जरा भी फिक्र नहीं है, बस अपने ही धुन में कुछ ना कुछ बोले जा रही है। कहां से उठाकर लाए इस लड़की को? ऐसी सड़क छाप लड़की को घर में लाने से पहले सोचना तो चाहिए था। जैसे ही बड़े घर में आई है ना, अपनी धोखेबाजी और चालसाजी शुरू कर दी है इसने। आप ना बस इसकी अच्छाई के नाटक में फंस गए हैं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है और ना ही इसका दिल अच्छा है। मेरी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी इतना बड़ा घाव दे दिया। तुम रिलैक्स करो, मैं क्लीन कराता हूं, रुको। ये आपने क्या किया एमडी? क्या किया? आप कैसे एक लड़की को हमारे रिश्ते के बीच में लेकर आ गए? आपने सब खत्म कर दिया एमडी। अब क्या होगा? हम अलग हो जाएंगे क्या? ये लड़की हम दोनों को अलग कर देगी ना एमडी? दामिनी, it's okay। क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा दामिनी।
क्या करें? साहब जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बात नहीं करनी है तुमसे, समझी तुम? साहब जी मेरी बात तो सुनिए। देखो, मैं देख ही रही हूँ किस तरीके से आप अभी भी मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे हमेशा करते आए हैं। आज भी मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। क्या सुन? कुछ नहीं सुनना है मुझे, और खासकर मेरी बीवी दामिनी के बारे में तो कुछ भी नहीं। उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कुछ दिनों की मेहमान हो तुम इधर, चुपचाप इधर रहो या चली जाओ। एक बात बोलूं मैं आपसे, असल में आप दिल के बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं, और हर रिश्ते को आप शिद्दत से निभाते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता प्यार का हो या फिर नफरत का हो। दोनों में ही आंखों में या दिमाग में ऐसी पट्टी बांध लेते हैं, ना तो आपको कुछ दिखता है ना ही आपको कुछ समझ आता है। आपको याद है जब आप मुझसे नफरत करते थे और मैंने आपको मेरे और विनायक के सच के बारे में बताने की कोशिश की थी, तब भी आपने यही किया था। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है कि मैं आपकी और दामिनी जी के लिए सरोगेट माँ बनी थी, और ये बच्चा आपका और दामिनी जी का है। तब भी आपने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी थी, और आज जब बात दामिनी जी की आई है, आप फिर वही कर रहे हैं। ना तो कुछ सोच रहे हैं, ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, इतनी अच्छी तरह जज कर दिया तुमने मुझे। ऐसी ऐसी बातें बता रही हो मेरे बारे में जो मुझे कभी पता नहीं और ना किसी ने कभी बताई है। कहना चाहिए था। दामिनी जी जो कि इतने सालों से आपके साथ रह रही हैं, उन्होंने तो आपको ये बात बतानी चाहिए थी। फिलहाल आप जिन्हें दामिनी जी समझ रहे हैं ना, वो दामिनी जी नहीं है, वो कोई और है। और यही बात आपको बताने की मैं कोशिश कर रही थी अंदर कमरे में। और यही बात सच है कि जब मैं स्टेशन पर थी तब मैंने उन दोनों आदमियों को देखा था जो कि उस दिन आए थे, दामिनी जी के साथ में हमारे घर पर आए थे। ये उनकी वाइफ दामिनी ही है। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी, और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वो दोनों को मैंने आपस में बात करते हुए सुना कि वो कोई टीवी एक्टर्स हैं। गलत सुना होगा तुमने। जी नहीं, मैंने बिल्कुल सच सुना है जो सुना। कम से कम प्यार में तो इतने अंधे मत बनिए ना आप, जितने की नफरत में है। ज्यादा ही नहीं बोलने लगे? अब डर नहीं लगता मुझसे? नहीं नहीं मतलब क्या? थोड़ा बहुत लगता है। हाँ, कहाँ लग रहा है? खासकर जब आप ऐसे चिल्लाने लगते हो तब तो लगता है। मैं चिल्लाता हूँ? बत्तीसी मत दिखाओ। मैं औरतों पे नहीं चिल्लाता, गलतफहमी है तुम्हारी। और तुम पे अगर मैं चिल्लाता भी हूँ ना तो गलती तुम्हारी है। ठीक है, नहीं मान लिया मैंने, नहीं चिल्लाते आप, नहीं चिल्लाते। लेकिन देखिए, अभी जो मैं बात कह रही थी ना, उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। मैं मानती हूँ इस बात का इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो झूठ नहीं है। माधव दास भारद्वाज के घर नकली डॉक्टर अटेंडेंट की एक्टिंग करके जो पैसे मिले हैं ना, उससे कम से कम साल भर तो कमाने की जरूरत नहीं है। साहब जी को कैसे यकीन दिलाऊं कि जो मैंने देखा था वो सच था, और उनकी आंखों के पड़े दामिनी जी के प्यार और झूठ के पर्दे को कैसे हटाऊं मैं? मी तुमचा शुभचिंतक आहे, तुमसे मिलना है मुझे।
मैं ही तुम्हारी शुभचिंतक और मैं ही तुम्हारी दुश्मन। ये लेटर्स भी मैं ही लिख रही हूँ। बड़ा मैं इम्प्रेस्ड हाँ, तुमने तो पहले लेटर से ही मुझे पहचान लिया, जबकि मैंने काफी केयरफुली लिखे थे ये लेटर्स। किसने भेजा ये? इसका मतलब क्या है? कहीं ये साहब जी और मेरे विनायक पर कोई खतरा तो नहीं? पर अफसोस, लेटर्स होने के बाद भी तुम माधव के सामने कुछ प्रूव ही नहीं कर पाई। पता है क्यों? इसलिए इनविजिबल इंक, इससे जो भी लिखूं ना, आधे घंटे में सब गायब। बड़ी शिद्दत से आई थी ना तुम कि मेरा सच सबके सामने लेकर आओगे, और मैंने तुम्हारी ही बातों को ऐसा घुमाया है ना कि माधव को सुनाई ही नहीं दिया कि मैं असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूं। उन दोनों इडियट्स ने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर दिया, पर एटलीस्ट जाने से पहले मुझे यह बता दिया कि तुम्हें सब सच पता चल गया। तो फिर मुझे माधव के सामने तुम्हें झूठा तो साबित करना ही था ना। पता था मुझे, और अब ये सच पूरे परिवार को पता चलेगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई तेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। माधव अपनी दामिनी से इतना प्यार करता है ना कि कोई तेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू ना यहाँ से निकल जा। अगर जिद मराकर यहाँ रुकी ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा और तेरे बेटे विनायक का क्या हाल करूंगी मैं। आपसे डरने वाली नहीं हूं मैं। साहब जी कहीं ना कहीं मेरी बात पर यकीन करने लगे। आज उन्होंने मेरी बात सुनी है, कल मानेंगे भी। बहुत जल्द हारने वाली हूं आप। मैं हारती नहीं, हारेगी तो तू, क्योंकि तेरी हार ना मैं बहुत पहले लिख कर आ चुकी हूं। मैं असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूं। अगर जिद मराकर यहाँ रुकी ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा और तेरे बेटे विनायक का क्या हाल करूंगी मैं। नहीं। मुझे किसी भी हालत में साहब जी को इसका सच बताना होगा। माधव जी, दामिनी जी के स्कैन्स और रिपोर्ट्स देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इन्हें पार्शियल एमनीजिया है, और पिछले डॉक्टर ने इन्हें बिल्कुल सही दवाइयां दी हैं।
आप वही दवाई इन्हें देते रहिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आराधना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। क्या तुम्हें इनकी बातों पर भी शक है? नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरी बीमारी के बारे में इनसे बात कर सकती हो। जब मैं स्टेशन पर थी तब मैंने उन दोनों आदमियों को देखा था जो कि उस दिन आए थे, दामिनी जी के साथ में हमारे घर पर आए थे। वो दोनों को मैंने आपस में बात करते हुए सुना कि वो कोई टीवी एक्टर्स हैं। ये मैंने जानबूझकर किया, इससे पहले कि तुम्हारे कहने पर माधव के दिमाग में फेक डॉक्टर का शक बढ़ता। मैंने फैमिली डॉक्टर को बुलवा के उस शक की गुंजाइश ही मिटा दी। ये दवाइयाँ, स्कैन्स सब बेस्ट डॉक्टर से लिखवाई और तैयार करवाई हैं। कोई भी इन्हें गलत साबित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं आराधना। सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? दामिनी को पार्शियल एमनीजिया है, बीती बातें उसे याद नहीं रहती हैं। क्या हुआ? डॉक्टर की बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने फैमिली डॉक्टर पे पूरा भरोसा है। और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। उसे लगेगा उसकी माँ पास में ही। मैंने आपसे वादा किया था दामिनी जी कि मैं आपके विनायक की पूरी रक्षा करूंगी, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और मैंने अपना वादा पूरा भी किया था। मैंने विनायक को सही सलामत उसके पापा और उसके परिवार के पास सौंप दिया था, लेकिन फिर आपके रूप में आई उस बहरूपिया ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी में फिर से खलल डाल दिया। साहब जी और विनायक पर खतरा बनकर आई है ना वो, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। और जब तक मैं जिंदा हूं, हमारे विनायक पर जरा सी खरोंच भी नहीं आएगी। मैं उस बहरूपिया को हरा के ही रहूंगी, फिर अब चाहे उसके लिए मुझे टेढ़े रास्ते ही क्यों ना चलना पड़े। भैया बोलो। वो लखनऊ से शिवम एंटरप्राइजेज वालों का फोन आया था, उन्होंने कुछ पेपर्स भेजे हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देख लूंगा। डिम्पल, बुआ जी का फोन आया था, रामप्रसाद चाचा जी के घर पे उनकी बेटी की शादी है, वो शगुन जरूर भिजवा देना। जी जी जी। थैंक यू। अरे ये क्या कर रहे हो? मशरूम क्यों काट रहे हो? सूप में डालने के लिए काटा। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे दामिनी भाभी को मशरूम से एलर्जी है। पिछली बार खा ली थी ना तो अस्पताल जाने की नौबत आ गई थी। अब जल्दी से फेंको इसको, और आगे के बाद से मार्केट से मत लेके आना इसको। दामिनी जी, आपने पूरा सूप पी लिया? हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं, क्योंकि सूप में तो मशरूम था। फिर भी आपको कुछ हुआ नहीं?
मशरूम होने से क्या होता है? जेठानी जी, आप तो मशरूम खाती नहीं है ना? आपको मशरूम से एलर्जी है ना? दामिनी तुम ठीक हो ना? कोई सीवियर रिएक्शन तो नहीं हुआ ना तुम्हें? हाँ चंदा, फटाफट मेडिकल किट लेकर आओ, उसमें एलर्जी का इंजेक्शन होगा। जाओ। और ये क्या ड्रामा है? हाँ, किसने मशरूम डाला सूप में? मैंने। तुमने? क्योंकि ये दामिनी जी नहीं है। कल रात ये मेरे कमरे में आई थी और मुझे धमकी देकर गई कि अगर मैं ये घर छोड़कर नहीं गई तो ये मुझे और विनायक को नुकसान पहुंचाएंगी। आराधना चाहे जैसी भी हो, छूटी नहीं है। तो क्या ये सच में कोई और है? ये दामिनी नहीं है? आप खुद देख लीजिए साहब जी, इन्होंने मशरूम वाला ये सूप पिया, फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। जबकि अगर ये असली में दामिनी जी होती ना, तो अब तक की तो इनकी तबीयत खराब हो चुकी होती। दामिनी, कहाँ जा रही हो तुम? दामिनी, दामिनी, दामिनी तुम ठीक हो? दामिनी मेरी बात सुनो। दामिनी दरवाजा खोलो। आरू ने तो आज खेल खेल दिया। अब क्या करूं? कैसे दिखाऊं कि एलर्जी है? दामिनी दरवाजा खोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? किशन, फटाफट डॉक्टर को फोन करो। जी भैया। दामिनी, दामिनी, दामिनी दरवाजा खोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अंदर जाकर सिर्फ मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ नहीं हुआ है उन्हें। क्या करूं? ये काम करेगा। दामिनी दरवाजा खोलो। दामिनी दरवाजा खोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? दामिनी, 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 इसे तो रिएक्शन हो रहा है। दादा, इंजेक्शन कहाँ है?
ये है दामिनी जी का नया प्लान। चलो थोड़ा पानी पी लो। एमडी, मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे मशरूम एलर्जी है। अच्छा हुआ इतने दिनों से नहीं खाया, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। डोंट वरी, अब तुम बेहतर हो। वैसे भी मैंने डॉक्टर को बुला लिया, वो भी आ रही होंगे। दामिनी को सच में एलर्जी हुई है या ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है? एमडी, इस लड़की ने इस लड़की की टेंशन मत लो तुम। आज के बाद आई प्रॉमिस लड़की तुम्हें तंग नहीं करेगी। डिम्पल, कमरे तक लेकर जाए ना? जी। कोई चीज की जरूरत है बताओ। आइए जेठानी जी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी दामिनी को नुकसान पहुंचाओगी, उसकी जान को खतरे में डालोगी। वो दामिनी जिसे मैं एक खरोच नहीं आने देता कभी, उसकी जान शौक में गई थी वो। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों हुआ ये? अपनी बात को प्रूव करना चाहती हो तुम? खुद को सच साबित करना चाहती हो? डॉक्टर के कहने के बावजूद भी तुमने उनकी एक नहीं मानी, क्योंकि तुम्हें खुद को सच साबित करना और किसी की परवाह नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी हरकत मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन साहब जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। ये है ना सिर्फ नाटक कर रही है, इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ वही सच है। जो तुम कहती हो वो सच है, बाकी सब झूठ है? ऐसा नहीं कह रही, लेकिन बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुमसे। अपने बैग पैक करो और तुम मुंबई के लिए रवाना हो रही हो, जल्द से जल्द। और रही बात विलास राव की, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। एयरपोर्ट जाने वक्त किशन तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आएगा और तब तक तुम दामिनी से 5 फीट दूर रहोगी। हार गई हूँ मैं, तुम जीत गई। कल जा रही हूँ मैं इस घर से, लेकिन जाने से पहले बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। घर के पीछे वाले आउट हाउस में आ जाओ प्लीज। हार गई हूँ मैं, तुम जीत गई। कल जा रही हूँ मैं इस घर से, लेकिन जाने से पहले बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। घर के पीछे वाले आउट हाउस में आ जाओ प्लीज। चल, अकल आ ही गई इस आराधना को। आखिर मान ही लिया तुमने कि मुझे हरा नहीं सकती। एनीवेज, बोलो यहाँ क्यों बुलाया मुझे, क्या चाहिए? बस ये जानने के लिए कि आप हो कौन और क्यों कर रही हो ये सब। दामिनी जी के रूप में आप साहब जी की जिंदगी में क्यों आई हो? ओ आरू,
क्योंकि माधव दास यहाँ के अमीर आदमियों में से एक है। धन दौलत शोहरत सब कुछ है उसके पास। अपनी बीवी से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसकी बीवी को अपने पास बुला लिया और फिर मुझे उसकी बीवी की शक्ल देकर यहाँ भेज दिया। अब जब भगवान ने इतना बड़ा फायदा दिया है तो उसका तो फायदा उठाऊंगी ना मैं। तुम्हारी तरह जिंदगी से हार कर भिखारी की तरह तो नहीं घूमूंगी। ये पैसे लो और निकलो यहां से। बीवी से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसकी बीवी को अपने पास बुला लिया और फिर मुझे उसकी बीवी की शक्ल देकर यहाँ भेज दिया। अब जब भगवान ने इतना बड़ा फायदा दिया है तो उसका तो फायदा उठाऊंगी ना मैं। तुम्हारी तरह जिंदगी से हार कर भिखारी की तरह तो नहीं घूमूंगी। मिल गया सबूत। अब ये सच मैं पूरे परिवार को बताऊंगी। अब मैं ये सबूत जाकर साहब जी को दिखाऊंगी। इस बार उन्हें मेरी बात माननी होगी। अब वो मेरी बात को नकार नहीं सकते। अब मैं उस बहरूपिया से अपने विनायक और साहब जी को बचाकर रहूंगी। जितना सोचा था ना उससे ज्यादा चालाक निकली तुम। लेकिन मैं भी बेवकूफ नहीं हूं कि तुम मुझे यहाँ बुलाओगी, सवाल जवाब करोगी और मैं कुछ भी नहीं समझूंगी। जैसे ही तुमने मुझे बुलाकर इतनी शांति से बात की ना, मैं तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला। अब मुझे फोन दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़िए मेरा फोन। मैंने कहा फोन दो। छोड़िए, छोड़ो इसे। मैं आज हिम्मत नहीं हारने वाली। आप मेरे विनायक और साहब जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा।
माफ कीजिए, उठिए आप। साहब जी, कुछ बात नहीं करनी। साहब जी मेरी बात सुनिए, मुझे Shut मुझे up. बहुत जरूरी मुझे बात कुछ नहीं सुनना है। बात नहीं समझ आती तुम्हें? वैसे भी तुम्हें मुंबई के लिए निकलना है, तो मुंह बंद रखो, अपनी तैयारी करो और दामिनी से दूर रहो। मैं उनसे मिलने जा भी नहीं रही हूँ, मैं पहले ही उनसे मिल चुकी हूँ। क्या तुम दामिनी से मिली थी? जी, और उस मुलाकात में उन्होंने अपना सच कबूला है। उन्होंने खुद ये कहा कि वो नकली दामिनी जी हैं। अच्छा, वो नकली दामिनी। और कुछ कहना बाकी है? तुम उनसे मिली कब? क्या बात की तुमने उससे? मैंने बात की थी उनसे और उनका ये सच मैंने रिकॉर्ड किया है और वही सुनाने के लिए आई हूँ मैं आपके पास में। लीजिए सुनिए। एमडी मुझे बचाओ, एमडी प्लीज हेल्प, एमडी मुझे बचाओ, हेल्प, सांस नहीं आ रही है, एमडी मुझे यहाँ से निकालो। ये क्या बदतमीजी, कौन सी नहीं चाल है तुम्हारी? ये दिखाना चाहती थी, ये बताना चाहती थी मुझे? क्या कर रही हो तुम दामिनी के साथ? बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है दामिनी को तुम? नहीं, कहाँ बंद किया उसे? मैंने उन्हें कहीं बंद नहीं किया। मैं तो सिर्फ उनसे मिलकर आ रही थी और उसी दौरान उनसे सच उगलवा कर अरे ये बात चुप हो रिकॉर्ड जाओ। की थी मैंने। क्या रिकॉर्ड की थी? ये रिकॉर्ड किया था? ये दिखाना चाहती हो? क्या क्या चाहिए तुम्हें? आराधना, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दामिनी को बंद क्यों किया तुमने? दामिनी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब बंद जगहों में उसका दम घुटता है। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। साफ साफ बताओ, दामिनी है कहाँ? बोलो, झूठ मत बोलना। बताओ कहाँ बंद रखा है उसे? कितनी बार कहूँ आपसे, मुझे नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए। अरे कहाँ बंद करके रखा है उसे? बताओ, किधर है वो? कहाँ मिले थे तुम लोग? आउट हाउस में। दामिनी! 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 दामिनी है कहाँ? हम लोग यहाँ हॉल में ही बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं होंगी। तो कहाँ गई? यहाँ से चली गई थी, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें बंद नहीं किया है। एमडी मुझे बचाओ, 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 प्लीज प्लीज मुझे बचाओ एमडी। दामिनी, साहब जी, मुझे सच में नहीं पता ये यहाँ कैसे आई हैं। मुझे ये तक नहीं पता था कि इस शेल्फ के पीछे एक स्टोर रूम भी है। दामिनी! एमडी प्लीज मुझे बचाओ, दामिनी! सांस नहीं आ रही है। दामिनी! एमडी प्लीज हेल्प। आराम से, आराम से। एमडी कौन मरना पता नहीं क्या हो जाता है एमडी। उस एक्सीडेंट से तो बच गए, इससे नहीं बच पाते। घबराओ मत। चलो। इस लड़की ने ना
मुझे मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में सांसें ज्यादा थी। शायद भगवान ने हमारा साथ थोड़ी देर और लिखा था, तभी तो आप मुझ तक पहुंच गए। वरना इस लड़की ने तो ठान ही ली थी हम दोनों को आज अलग करने की, और आज फिर से मेरे बेटे के सर से उसकी मां का साया छिन जाता। एमडी, ये लड़की ना बहुत खतरनाक है। एक ही दिन में 2 बार मारने की कोशिश की है इसने मुझे। अब तो इसके आसपास रहने से भी डर लगता है, पता नहीं कब मुझ पर फिर से अटैक कर दे। एमडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें यहाँ बंद करके रखा था? जरा सोच कर देखिए आप, अगर मैंने सच में इन्हें यहाँ बंद किया होता, अगर मैं इन्हें मारना चाहती तो मैं वो वीडियो लेकर आपके पास क्यों आती? मैं ये कहती कि इन्हें मैंने बक्से में बंद कर दिया, आप जाके इन्हें बचाइए। अगर मैंने इन्हें मारने के लिए सच में ये सब किया होता तो मैं वीडियो लेकर आपके पास आती ही क्यों? मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाती ना। ये मेरा घर नहीं है जो मुझे यहाँ का कोना कोना पता होगा। मुझे ये तक नहीं पता था कि ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। मैंने तो बस इस इरादे से इन्हें यहाँ बुलाया था, इस उम्मीद से यहाँ बुलाया था कि ये बातों बातों में अपना सच उगल दे, और ये मेरी उम्मीद पर खरी उतरी। इन्होंने खुद कहा है कि ये दामिनी जी नहीं है, बल्कि एक बहरूपिया है। दामिनी जी यहाँ ना होने का और उनकी जैसी दिखने का फायदा उठाया है उन्होंने। उस रिकॉर्डिंग में इन्होंने ये तक माना है कि ये यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है आपके पास, और उसका सबूत था मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे नहीं समझ रहा है वो रिकॉर्डिंग बदल कैसे गई, लेकिन आज इनका भांडा फूटने वाला था। एमडी, झूठ बोल रही है ये लड़की। आपके दिल में इसके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसी का नाजायज फायदा उठा रही है ये। कुछ भी बकवास कर रही है हम दोनों को अलग करने के लिए। आपकी दामिनी के लिए आपके दिल में इतना भी प्यार नहीं बचा। आप कब से इतने कमजोर बन गए? क्या सच में अब इस लड़की की ही वैल्यू रह गई है आपकी नजरों में? मेरे लिए आपके दिल में इतना भी प्यार नहीं बचा कि आपकी दामिनी को आपके ही सामने ये लड़की बार बार हर्ट कर रही है और आप चुपचाप सह रहे हैं। क्यों एमडी, क्यों? दामिनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बुलाइए पुलिस को। कंप्लेंट कीजिए इसकी और इसको जेल भिजवाइए। 2 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं साहब जी। ये बचने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। ना ही मैंने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ना ही मैंने इन्हें मारना चाहा है। और अगर मैंने सच में ऐसा किया होता ना, तो आपको अभी इन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला होता।